गांव में हरीराम नाम का एक सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में बैठा हुआ था। गोलू की बात अब गांव में फैलने लगी थी। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन हरीराम और गोलू जब खेत से घर लौटे तो आंगन में बैठी अर्चना को देखकर दोनों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। अरे अर्चना, क्या हुआ? ये कैसी खांसी है? कुछ दिनों से खांसी हो रही है। अब तो दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है। हरीराम, इसे नजरअंदाज मत करो। किसी अच्छे वैद्य को तुरंत बुलाना चाहिए। हरीराम ने देर न करते हुए गांव के एक अनुभवी वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने अर्चना को ध्यान से देखा। हरीराम, देखो, इन्हें एक विचित्र बीमारी हो गई है। अगर समय पर इलाज न मिला तो ये जानलेवा हो सकती है। हाँ, नहीं 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 वैद्य जी, आप तो इलाज शुरू कीजिए। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से हरीराम का सारा धन अपनी पत्नी के इलाज में लगने लगा। हफ्तों बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उस दिन हरीराम घर पर अकेला बैठा था। ऐसे उदास मत बैठिए, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ऐसा मत कहो अर्चना, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तो अब क्या करोगे? जो कुछ था सब तो मेरे इलाज में लगा दिया। अब तो बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। हरीराम सिर झुकाए बैठा था। तभी गोलू तेजी से दौड़ता हुआ आया। हरीराम, हिम्मत मत हारो। तुम्हारे दो भाई इस गांव में रहते हैं और तुमसे ज्यादा धनी भी हैं। उनसे मदद क्यों नहीं मांगते हो, हैं? हरीराम को ये बात ठीक लगी। उसी शाम वो गोलू को साथ लेकर अपने बड़े भाई केशव के घर गया। ओहो हरीराम, क्यों भाई, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए हैं? भैया, अर्चना की बीमारी के बारे में तो अब गांव में सब जानते हैं। मैंने जो कुछ कमाया सब इलाज में लग गया। अब कुछ धन की जरूरत है भैया। तुम तो जानते हो मेरी फसल इस बार खराब हुई है। अब खुद मुझे उधारी लेना पड़ रहा है तो मैं तुम्हें कहां से दूं? हरीराम कुछ नहीं बोला, सिर झुकाकर बाहर निकल आया। अरे वो झूठ बोल रहा था हरीराम। मैंने उसके चेहरे को देखा है। वो देना ही नहीं चाहता था। हाँ, जानता हूँ रे गोलू, पर चलो, एक और भाई है, उनसे मिलते हैं, चलो। अब दोनों बिरजू के घर पहुंचे। बिरजू ने दरवाजा खोला और हरीराम को देखकर चौंक गया। ओ हरीराम, आज भाई की याद कैसे आ गई? भैया, मेरी पत्नी अर्चना बहुत बीमार है। थोड़ा सा धन चाहिए इलाज के लिए। क्या? अरे बंटवारे में वैसे भी तुझे ज्यादा जमीन मिल गई थी, उसे बेच नहीं देता? मेरे पास धन का पेड़ लगा है क्या जो मांगने चला आया? झूठ मत बोलो भैया। सच तो यह है कि तुमने और केशव भैया ने मेरे हिस्से की जमीन भी दबा ली थी। मुझे 6 बीघा जमीन मिलनी थी, बस 2 बीघा मिली है, 2 बीघा। अरे निकल जा यहाँ से। अगर कर्ज लेना है तो जमींदार के पास जा। मुंह उठा के चले आते, भाग यहाँ से। कैसे भाई हैं तुम्हारे हरीराम? एक भी मदद को तैयार ही नहीं है। हाँ, इस दुनिया में इंसान ऐसे ही होते हैं, मतलबी, अपना पराया कुछ नहीं देखते। तो अब क्या करोगे? हरीराम गोलू के साथ घर पर आ पहुंचा और गोलू तुरंत वहां से चला गया। शाम तक गोलू लौटकर नहीं आया। हरीराम और अर्चना की चिंता बढ़ने लगी। गोलू अब तक क्यों नहीं आया? कहीं जमींदार ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया।
अरे पता नहीं कहां गया, मेरा मन भी बड़ा बेचैन है। रात बीत गई। सुबह सूरज की किरणों के साथ ही गोलू वहां पहुंचा, हाथ में एक चमकती जड़ी बूटी के साथ। अरे गोलू, तू कहां था? हमें लगा कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया। अरे मैं जंगल गया था उन साधु महाराज को ढूंढने जिनसे मुझे बोलने की शक्ति मिली थी। उन्हें मैंने सारी बात बताई और उन्होंने दया करके ये जड़ी बूटी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। हाँ। गोलू ने वो जड़ी बूटी अर्चना को दे दी। कुछ देर बाद अर्चना की आंखों में चमक लौट आई। मुझे बिल्कुल स्वस्थ महसूस हो रहा है, जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी। हाँ। अर्चना, तुम्हारी खांसी भी ठीक हो गई। और गोलू, तू तो हमारे लिए देवता बन गया। अगर तू नहीं होता तो मैं जमींदार से कर्ज लेकर अपनी खेती भी खो बैठता। हाँ, अब मेरी पत्नी तो ठीक है, लेकिन खेत में बीज डालने के पैसे तक नहीं बचे। मैं जानता था कि अर्चना के ठीक होने के बाद तुम्हें बीज की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं साधु महाराज से बीज भी लेकर आया हूँ। हाँ, ये देखो। क्या बीज? हाँ, उन्होंने ये चमत्कारी बीज दिए हैं। अब देखो, अगर तुम इन्हें अपने खेत में बो दोगे तो ऐसी फसल उगेगी जो पूरे राज्य में किसी ने नहीं उगाई होगी, और सबसे पहले तुम्हारी फसल ही तैयार होगी। हाँ, मजा आ गया ना? इतनी जल्दी? हाँ, लेकिन एक शर्त भी दी है साधु महाराज ने। जब तुम्हारा समय अच्छा हो जाए तब तुम उन लोगों की मदद करना जो जमींदार के कर्ज में दबे हुए हैं। अरे मित्र गोलू, गोलू गोलू गोलू, तू मेरा सच्चा साथी निकला। हम दोनों मिलकर अच्छे से खेत में फसल बोएंगे। चल मेरे भाई। अगले ही दिन हरिराम, गोलू और अर्चना ने मिलकर खेत जोता, बीज बोया और आकाश की ओर देखकर मेहनत का वादा किया। कुछ ही दिनों में हरिराम के खेत में ऐसी फसल लहराई जैसे किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। गांव वाले चकित रह गए। अरे देखो रे देखो, हरिराम के खेत में तो जैसे सोने जैसी फसल लहरा रही है। हाँ 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 हाँ। हाँ, हमारी फसल तो अभी जामी भी नहीं है और इसकी तो फसल भी तैयार हो गई। और उसकी बीवी अर्चना, जो कि महीनों बीमार रही, अब रोज खेत में काम करती है। भैया, ये तो कोई चमत्कार ही लगता है। कुछ दिनों बाद हरिराम की किस्मत बदल गई। चमत्कारी फसल ने उसे गांव का सबसे सफल किसान बना दिया। बाजार में उसके नाम की चर्चा फैल गई। हरि राम, जपो राम नाम, बन गया तू धनवान। जो सोचा था वो हो गया सच। हाँ, वाकई में सच तो हो गया, लेकिन अब बारी है गोलू वादा निभाने की, उन सब की मदद करने की जो जमींदार के कर्ज में डूबे हैं। हाँ बिल्कुल, चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। अपने गांव का बिंदेसर का खेत सबसे पहले छुड़ाते हैं। चलो। हरिराम और गोलू ने अपना मुनाफा इकट्ठा किया और एक एक कर गांव वालों का कर्ज चुकाने लगे। बिंदेसर, भोलू, रज्जो सभी ने अपनी जमीन वापस पा ली। हरिराम भैया, आज आपने हमें नया जीवन दे दिया। सही बताओ, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में खुशी लौटने लगी, लेकिन जमींदार के चेहरे पर उदासी छा गई। ये सब देखकर जमींदार गुस्से से अपने साथी भीमा से बोला, हाँ,
ए भीमा, तू देख रहा है ना कि क्या हो रहा है? हाँ मालिक, हरिराम ने सबके कर्जे चुकाने शुरू कर दिए हैं। अगर यही चलता रहा तो एक दिन तो मेरी जमींदारी ही खत्म हो जाएगी और मेरा दबदबा भी खत्म हो जाएगा। आप तो आदेश दीजिए मालिक की करना क्या है। अब बहुत हो गया भीमा, अगर ये हरिराम ऐसे ही सबकी जमीन छुड़वाता रहा तो मेरा क्या बचेगा? मेरा दबदबा, मेरी हवेली है? अरे मालिक, आप तो बस आदेश कीजिए, कल ही उसका काम तमाम कर दूंगा। सब खेत में काम करते हैं, वही खत्म कर दूंगा। कहिए। खून जमीन पर गिरे ऐसा मारना साले को, ताकि सबके दिल में डर उतर जाए। जा, हरिराम को मिटा दे, जा। सुबह का सूरज उगा, लेकिन किसी तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा था। हरिराम खेत में बीजों को देख रहा था, जो अब सोने जैसे चमकते दिखते थे। अरे गोलू, देख तो, ये फसल तो जैसे गाना गा रही हो। तुम्हारे हाथ की छुअन में जादू है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो मित्र। इस बार की फसल सोने की फसल जैसी उगती हुई दिख रही है। वाह 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 वाह। इतना बोलकर अचानक गोलू एक ओर हट गया। सच तो ये था कि गोलू को किसी की आहट की भनक लग चुकी थी। तभी वहां जमींदार और भीमा आ पहुंचे। भीमा के हाथ में लंबा बर्छा था। हरिराम झुका हुआ था। अब भुगतो किसान। जैसे ही भीमा ने हरिराम की ओर बर्छा फेंका, एक छलांग, एक चीख, एक वार, लेकिन हरिराम पर नहीं, गोलू पर। गोलू! नहीं नहीं नहीं, ये क्या किया तूने? तुम्हारे लिए मित्रता का मतलब सिर्फ साथ नहीं होता, कभी कभी बलिदान भी होता है। तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। क्योंकि तुम मेरे साथी हो और मैं तुम्हारा। जमींदार और भीमा अविश्वास भरी नजरों से घायल गोलू को देखने लगे। भीमा जमींदार की ओर देखकर बोला, अरे ये क्या जमींदार, इस मूर्ख बंदर ने तो हरिराम के ऊपर लगने वाला वार अपने ऊपर ले लिया। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मैं फिर भी हरिराम को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर जमींदार गोलू की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, अरे तू मूर्ख का मूर्ख बंदर ही रहा। अरे तू इंसानों की तरह बोल सकता था और इंसानों की तरह रहने लगा था, लेकिन तू इंसानों की तरह चतुराई नहीं सीख सका। तुझे क्या जरूरत थी अपने ऊपर वार लेने की? क्या आवश्यकता थी बलिदान देने की? मूर्ख बंदर कहीं का, तूने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं हरिराम को जीवित छोड़ दूंगा? नहीं, मैं हरिराम को जीवित बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरा गांव में दबदबा समाप्त हुआ है। तेरा ये बलिदान बेकार जाएगा रे मूर्ख बंदर, रुक जा। गोलू के होठों पर एक हल्की मुस्कान अब भी जिंदा थी। गोलू ने अपने मित्र हरिराम को मुस्कुराते हुए देखते हुए ही दम तोड़ दिया। तभी वहां वही साधु प्रकट हो गया, जिसने गोलू को बोलने की शक्ति दी थी और जिसने गोलू को हरिराम की पत्नी को बीमारी से बचाने के लिए जड़ी बूटी और जादुई बीज दिए थे। साधु क्रोधित अवस्था में जमींदार और भीमा की तरफ देखकर बोला, जिसने निर्दोष की जान ली, उसका पाप अब उससे बदला मांगेगा। जमींदार और भीमा, तुम दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें इस संसार में खुलेआम रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों समाज के लिए खतरा हो, रुक जाओ। इतना बोलकर साधु की क्रोधित आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर भीमा और जमींदार के शरीर पर पड़ने लगी
और अगले ही पल उनके शरीर में आग लग गई। कुछ ही देर में वो दोनों जलकर राख हो गए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। साधु हरिराम की ओर देखकर बोला, हाँ, तुम्हारा और गोलू का साथ यहीं तक लिखा था हरिराम। लेकिन साधु महाराज, जमींदार के साथी भीमा ने मेरे ऊपर हमला किया था, लेकिन गोलू ने उसे अपने शरीर पर ले लिया। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा साथी था। जाते जाते गोलू ने अपनी मित्रता का कर्ज चुका दिया। अपने साथी को कभी नहीं भूलना हरिराम। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में वहां से गायब हो गया। गांव वाले नम आंखों से गोलू के बलिदान की सराहना करने लगे। अरे ये कोई साधारण बंदर नहीं था भैया, देवता था, देवता, हरिराम का सच्चा साथी। हाँ भैया, इसने अपनी जान दे दी और हम सबको बचा लिया। बहुत अच्छा बंदर था। कुछ दिनों बाद हरिराम ने नम आंखों से गोलू की याद में उसी खेत में एक पौधा लगाया, जो आगे जाकर बना साथी वृक्ष। गोलू, तेरे बिना सब अधूरा लगेगा, लेकिन तू मिटा नहीं। तू हर उस फसल में है जो इस धरती से उगेगी। कभी कभी सच्चा साथी इंसान नहीं होता, वो एक जानवर हो सकता है, जो बिना शर्त प्रेम करे, रक्षा करे और अगर जरूरत पड़े तो जीवन भी दे दे।